Hi everyone. So today's topic of our discussion is prescription audit. By far, I have already put a lecture on prescription audit. How do you perform the audit? How will you find out the mistakes in a prescription? That is also a part of the prescription audit. अभी तक आपने first part of prescription audit नहीं देखा है तो I'll put the link in the description so that you can refer to the first part and get bare minimum understanding of the prescription audit that is required for the undergraduate level. For the postgraduate level, you must be knowing how the audits are conducted or how many samples should we take and who are the persons who are involved in conducting those audits, how are the results prepared, what amendments we do after doing the audit. So these are the different things which we need to know about the audit, right? Now if I am talking about how the process is done, so first we need to know about some definitions and then finally we'll move forward. So first thing is, what is an audit? Like, audit is a cyclical process to identify the problems, tracing the root cause for the occurrence of the problems, and it has to be followed by the preparation of action plan to correct the problem, राइट. सो फर्स्ट हमने क्या करा, हमने आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, देन उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसका रूट कॉज जानेंगे एंड उस रूट कॉज जानने के बाद एक एक्शन प्लान बनाएंगे एंड फिर उसको अमेंड करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज एन ऑडिट, राइट. So now I move forward to what is a prescription audit. Audits are done in many setups, right? It is not particularly about the prescription. तो आपका क्लिनिकल ऑडिट होता है, मेडिकल ऑडिट होता है, आपका इनफैक्ट जो CA अकाउंट्स में ऑडिट होता है, इन मेनी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ऑडिट होता है, इन MNCs जहाँ पे भी कॉरपोरेट वाले लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे भी डिफरेंट लेवल ऑफ ऑडिट होता है. सो एवरी ऑडिट इज़ डिफरेंट, उसके कॉम्पोनेंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं. आई एम स्पेसिफिकली इन दिस टॉपिक टॉकिंग अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, राइट, क्योंकि हम अपने पिछले वाले पार्ट की कॉन्टिन्यूटी में ही बात कर रहे हैं. सो हाउ इट इज़ डन, राइट. अ प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट इज़ अ पार्ट ऑफ होलिस्टिक क्लिनिकल ऑडिट के अंदर हम क्या करने वाले हैं. इट इज़ अ प्रोसेस दैट सीक्स टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर. हम पेशेंट से कंसर्न्ड हैं तो हम पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करना चाहते हैं through the scientific review, and we need to implement whatever the changes we find it out, right. जो भी हमें गलतियाँ या क्राइटेरिया जो हमारे मेटअप नहीं हो रहे हैं हम उनको ढूंढने के बाद when we want to improve those mistakes, right. So this is a part of and prescription audit. Now what are the objectives why we are doing this prescription audit? There must be some objective ना. We don't do anything just for doing it, right. So हमें क्या करना है, इसमें डिटेक्शन करना है, प्रिस्क्राइबिंग एरर्स निकालने हैं और उनके रीजंस निकालने हैं क्यों प्रिस्क्रिप्शन में एरर हो रहा है. जैसे हमने पिछले लेक्चर में समझा था, आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शंस चेकआउट करनी होती हैं और जो बेसिक उसका फंडामेंटल होता है अगर वो ठीक है गलत है, उन्होंने इंजेक्टेबल्स ज़्यादा दे रखे हैं, जेनरिक्स दे रखे हैं, नहीं दे रखे, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, राइट. सो आप उसमें से प्रिस्क्रिप्शन एरर को डिटेक्ट करते हैं. तो कौन डिटेक्ट कर सकता है? कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिसको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में नॉलेज हो. Then we want to check or we want to assess and reduce the irrational use. देखो, जब भी हम ऑडिट की बात करते हैं तो हम कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें irrational use of medicines को कम करना है and rational drug use को बढ़ाना है. कि to identify the opportunities to make the improvement and develop the benchmark. हमें एक benchmark, एक setting बनानी पड़ेगी कि बेयर मिनिमम इतना अच्छा होना चाहिए, इससे ऊपर जाना चाहिए, इससे नीचे कोई भी आपका किसी भी हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट ऐसे इस तरीके से कंडक्ट किया जाना चाहिए. एंड टू चैनलाइज द गुड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग अ कंप्लीट, जो कि हमने पिछली बार बात करी कि हमें जो भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन होती है इट शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी लेजिबल, पढ़ी जानी चाहिए. द हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल एंड दे शुड बी रैशनल प्रिस्क्रिप्शंस, राइट. सो दीज आर आर ऑब्जेक्टिव्स for all the hospitals for conducting the prescription audit. With this, I move forward to what are the prerequisites for the prescription audit. We have to consider there should be a prescription format. जैसे कि आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाना चाहिए. देन देयर मस्ट बी द असेंशियल मेडिसिन लिस्ट.
डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट असेंशियल दवाइयाँ हमको अवेलेबल होती हैं. फॉर इंडिया देयर इज अ लिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 384 ड्रग्स और समथिंग लाइक दैट कि जो असेंशियल हैं दे मस्ट बी अवेलेबल with every hospital. So there must be the availability of that list at different facilities. Then we need to make the standard treatment guidelines and some policies for the medicine use, right? तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी guidelines बनानी पड़ती हैं for the proper and the standard use of medicines to reduce the irrational use. बेशक आप एंटीबायोटिक पॉलिसीज बना दीजिए, रैशनल यूज ऑफ पॉलिसीज बना दीजिए, दैट विल बी योर कॉल, राइट. तो देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द ऑडिट फिलॉसफी. आपको ऑडिट की फिलॉसफी बेसिक पहले समझनी पड़ेगी कि वी वांट टू आइडेंटिफाई कि क्या गलत हुआ. हम ये नहीं पता लगाना चाहते कि किसने गलत किया. सो नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड आउटकम. सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम? कि हम ये चाहते हैं कि हम जब ऑडिट कर लें तो उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, रैशनल यूज ऑफ ड्रग स्टार्ट हो जाए, जो दवाइयों का कॉस्ट था वो कम हो जाए एट द हॉस्पिटल लेवल और एट द पेशेंट लेवल. मतलब हम उसे अननेसेसरली प्रिस्क्रिप्शंस नहीं दे रहे. जैसे कहीं पे एंटीबायोटिक की नीड नहीं है एंटीवायरल इन्फेक्शन में, तो आप वहाँ पे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब मत करिए. या फिर हमें क्या इनकरेज करना पड़ेगा कि इनकरेज द यूज ऑफ जेनरिक मेडिसिन इंस्टेड ऑफ द ब्रांडेड मेडिसिन एंड रिड्यूसिंग द पॉलीफार्मेसी. मतलब आप एक्स्ट्रा दवाइयाँ उनको ज़्यादा 4 से ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दें, या आपके पास कोई फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस हैं आप उसको प्रेफर करिए. सो दीज आर द बेसिक आउटकम्स विच वी एक्सपेक्ट आफ्टर कंडक्टिंग एन ऑडिट, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड हु इज़ द टारगेट ऑडियंस और द स्टडी पॉपुलेशन जिस पे आप ये करने वाले हैं. जैसे कि आप कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर उठा सकते हैं जिसमें आप ओपीडी का पेशेंट ले सकते हैं. इनफैक्ट आप आईपीडी वाला भी ले सकते हैं. जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, सब डिविजनल हॉस्पिटल, सीएचसीज, पीएचसीज ले सकते हैं. ऑथराइज सिर्फ पर्सनल प्रिस्क्रिप्शंस वुड बी यूज, जिसको किसी इंसान ने वहाँ पर किसी इंसान ने प्रिस्क्राइब किया होगा, हु इज़ ऑथराइज टू प्रिस्क्राइब द मेडिकेशंस. सिर्फ वो ही हम प्रिस्क्रिप्शंस चेक करेंगे. आप प्रिस्क्रिप्शंस वहाँ पे ऑडिट नहीं करते हैं उन मेडिसिन का विच आर अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, राइट. Then prescription should be written for the admitted patients are examined at the time of medical audit. जब आप एक मेडिकल ऑडिट करते हैं तब आप एडमिटेड पेशेंट्स का चेक करते हैं. इन जनरल प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट आप चेक नहीं करते, आप सिर्फ प्रिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं ओपीडी पेशेंट्स का, नॉट फॉर द आईपीडी पेशेंट्स, राइट. देन दे हैव कंसीडर्ड कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा. जो रिसेंटली एडमिटेड है पेशेंट या कोई अभी रेफर होके आया है किसी और इंस्टीट्यूट से, मान लो पीजीआई रोहतक से केसीजीएमसी कोई पेशेंट ट्रांसफ़र होके आया है. नाउ पीजीआई रोहतक वाला जो रेफर्ड पेशेंट है, हम उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अपने ऑडिट के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे. सो दिस इज़ द बेसिक फंडा जो उन्होंने हमें एक्सप्लेन करा है. किसने एक्सप्लेन करा है? दीज आर द गाइडलाइंस विच आर गिवन बाय द WHO, राइट. देन वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑडिट की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ हम कोई गलती नहीं निकालने वाले. इट इज़ मोर अ एक्सरसाइज अबाउट द फैक्ट फाइंडिंग. इट इज़ नॉट पुलिसिंग, इट इज़ मोर लाइक पॉलिशिंग. एंड ये एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है. आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ऑडिट्स कंडक्ट कराते रहने चाहिए. अब मान लो आपको कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है, सो यू मस्ट हैव अ क्राइटेरिया और सम स्टैंडर्ड्स, सेट स्टैंडर्ड्स. फिर आप क्या करते हो? डाटा कलेक्शन करते हो विच इज़ एन ऑडिट. देन यू आइडेंटिफाई द एरियाज जो आपको वीक या ख़राब लगते हैं. फिर आप नेसेसरली चेंजेस करते हैं एंड आप री ऑडिट करते हैं. सो दिस बेसिक flow chart या this basic diagram shows the cyclical process of conducting an audit, right. So now we'll get the overview of an prescription audit. Prescription audit के अंदर आप क्या करने वाले हैं? You have to constitute the prescription audit committee. आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी कि कौन लोग ऑडिट करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे ऑडिट किया जाएगा, जिससे हम एक सैम्पल साइज कलेक्ट करेंगे. एंड देन फिर उससे एक डाटा बनेगा. उस डाटा के अंदर हम कुछ इंडिकेटर्स को चेक करेंगे कि हर प्रिस्क्रिप्शन में ये प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है. तो वो जो इंडिकेटर्स में से कुछ ऐसे भी तो एरिया आएंगे जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आएगी या जहाँ हमें गलती लगेगी. देन वील फाइंड आउट और आइडेंटिफाई द लो स्कोरिंग एट्रीब्यूट्स एंड देन वील मेक द इम्प्रूवमेंट्स एंड वील डू द री ऑडिट. उसके बाद हम एक बार उनको बता के चले जाएंगे कि यू नीड टू मेक द इम्प्रूवमेंट्स. व्हाट ऑल इम्प्रूवमेंट्स वील सी इन द री ऑडिट्स. This is how the prescriptions audit are done.
in a hospital set. So with this I come to the first step, which is formulating an audit committee. हमें एक audit committee कैसे बनानी होती है? An audit committee is a part or a subcommittee of medicines and therapeutic committee. इसके अंदर हमें कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑडिट के, वो कुछ रोल होते हैं. इफ़ द ऑडिट इज़ डन एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिविजनल हॉस्पिटल या फिर CHC पे, तो हॉस्पिटल इंचार्ज विच इज़ द MS और CMO, उसके पास ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या हॉस्पिटल का कोई मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए उस ऑडिट में. एक क्लिनिशियन होना चाहिए ईच डिपार्टमेंट से, कि तो वही तो प्रिस्क्राइब करने वाले हैं. सो दे मस्ट ऑडिट एंड दे मस्ट फाइंड इट आउट व्हाट ऑल मिस्टेक्स आर going on so that improvement can be done. One pharmacologist, because the person जिसको ड्रग के बारे में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस होती है एंड कितना डोजेज फॉर्म में करेक्ट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा. इंचार्ज नर्सिंग मेट्रन होना चाहिए एंड कोई भी चीफ फार्मासिस्ट या सीनियर फार्मासिस्ट होना चाहिए जो मेडिकल स्टोर का अवेलेबल होना चाहिए. बट अगर ये स्मॉल हेल्थ केयर सेटअप है, जैसे इफ़ इट इज़ अ PHC और अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, तो सिर्फ एक मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट या वहाँ का कोई सीनियर नर्स कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑडिट कमेटी, राइट. जैसे स्पेसिफिक डिटेल्स, अब एंटीबायोटिक कितनी प्रिस्क्राइब हुई, कोई मेडिकेशंस अंडर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन थी या नहीं, these can be audited by the peer review by another medical officer of the neighboring health facility. या फिर हम QR कोड स्कैन्स भेज सकते हैं ऑफ मिनिमम 30 prescriptions to the district quality assurance unit for the review in case of PHCs, not in the cases of CHCs. सो एज वी हैव स्टडीड कि कुछ कोर इंडिकेटर्स होते थे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर. हमें कंप्लीटनेस ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन चेक करनी होगी कि पेशेंट का डिटेल्स हैं, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, कोई रिपोर्टेड एलर्जी है या नहीं, डेट कौन सी है उसकी कंसल्टेशन पे, रजिस्ट्रेशन कौन सा है, या फिर OPD की डेट कौन सी है, चीफ कंप्लेंट क्या है पेशेंट की, कोई पुरानी हिस्ट्री ऑफ एनी एलर्जी और एनी एल्कोहलिज्म और स्मोकिंग, डायग्नोसिस क्या बनाया आपने. फिर आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है. ये सारी की सारी डिस्कशंस डिटेल में हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर, सो आप उसको एक बार रेफ़र कर लीजिएगा. विद दिस नाउ आपको क्या चेक करना होता है कि जो ड्रग का नेम है वो जेनरिक है या नहीं, उसमें एब्रीविएशंस यूज़ हुई हैं या फुल लिखा है, स्ट्रेंथ कितनी इंपॉर्टेंट है, डोज आपको एडवाइस दी गई है बिफोर एंड आफ्टर फूड लेने की या फिर बेड टाइम पे लेना है, या आपको कोई मेडिकल इंटरेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, डॉक्टर का साइन सिग्नेचर है या नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, या फिर क्या क्वालिफिकेशन है डॉक्टर की. सो ऑल दीज शुड बी मेंशन्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन. विद दिस व्हाट वी फाइंड कि इंडिकेटर्स फॉर द एलिजिबिलिटी एंड द रेशनैलिटी के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं. क्या इंडिकेटर्स है? जैसे कि परसेंटेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद लेजिबल हैंड राइटिंग, या परसेंटेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस इन लाइन विद द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, या फिर कितनी ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस हैं जिसमें एलर्जीज़ का मेंशन किया गया है, किसमें ब्रीफ हिस्ट्री लिखी गई है, या फिर प्रोविजनल या फाइनल डायग्नोसिस बनाया गया है. या सो परसेंटेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस जहाँ पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन को रिकॉर्ड किया गया है, कितनी ऐसी परसेंटेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है यहाँ पे डोजेज या स्केड्यूल्स लिखे गए हैं, कितनों में विटामिन, टॉनिक एंड एंजाइम्स दिए गए हैं, कितनी ऐसी प्रिस्क्रिप्शंस हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द हॉस्पिटल एंटीबायोटिक पॉलिसी के अंडर दी जा रही हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब हमने अपनी ऑडिट कमेटी बना ली, नाउ सेकंड स्टेप कम्स आउट टू बी हमें कैलकुलेट करना है सैम्पल साइज. तो WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 30 प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट मस्ट बी टेकन. सपोजिंग उन्होंने बोला कि 20 डिपार्टमेंट्स हैं तुम्हारे हॉस्पिटल के अंदर, तो हर डिपार्टमेंट से तुम 30 प्रिस्क्रिप्शन लोगे, तो इट कम्स आउट टू बी बेयर मिनिमम ऑफ 600 प्रिस्क्रिप्शंस जो आपको लेनी है. ठीक है, एक हॉस्पिटल से आपको ऑडिट के टाइम 600 प्रिस्क्रिप्शंस लेनी है. वो कह रहे हैं अगर आपको IPD का पेशेंट इंक्लूड करना है तो 10% रैंडमली सिलेक्टेड पेशेंट्स फ्रॉम द ICU एंड IPD कैन बी टेकन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month. तो अर्लियर देयर यूज टू बी सैम्पल साइज कैलकुलेशन. ठीक है, वो बहुत डिफिकल्ट होता था, मतलब वो कंपैरेटिव डिफिकल्ट होता था कैलकुलेट करना. बट नाउ दे हैव गिवन अ चार्ट जिसके थ्रू आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी होती है. सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपलर नाउ. उन्होंने क्या मान लिया है? उन्होंने कॉन्फिडेंस इंटरवल को 95% मान लिया है और मार्जिन ऑफ एरर को अप्रॉक्सीमेटली 10% मान लिया है. सो विद दिस दे हैव मेड अ पर्टिकुलर स्केल और अ पर्टिकुलर डायग्राम फॉर द रेफरेंस फॉर एवरी
एवरीबडी, जिसके अंदर हम अपना सैम्पल साइज कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज द फिगर विच दे हैव सजेस्टेड फॉर द सैम्पल साइज कैलकुलेशन। वो बोल रहे हैं कि आपकी ओपीडी की अटेंडेंस मतलब टोटल पॉपुलेशन इस तरफ लिखते रहिए एंड इस तरफ से आप कितनी आपको प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करनी है आप ये चेक कर सकते हैं विद द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ 95% एंड मार्जिन ऑफ एरर ऑफ 10%। सपोज इफ आई गॉट 10 पेशेंट्स और 10 ओपीडी इन माई सराउंडिंग एंड उसमें से मुझे 9 का प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करना पड़ेगा, 20 में से 17 का, 50 में से 34 का, एंड इन केसेस ऑफ 10,096 का। इन केस ऑफ इवन 1,96 का ही करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्जिन ऑफ एरर दे हैव कंसिडर्ड टू बी 10% एंड कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95%। सो दिस इज द बेसिक फ्लो चार्ट विच वी हैव टू रेफर कि हमें कितने ऑडिट करने होंगे कितने की पॉपुलेशन पे। ठीक है, मान लो आपकी हॉस्पिटल की सेटिंग्स के अंदर 1000 पेशेंट्स निकलते हैं, तो आप उन 1000 में से सिर्फ 88 पेशेंट्स का आप रैंडम सिलेक्शन करते हैं एंड उनका आप ऑडिट कंडक्ट करते हैं। अब कैसे आपको सिलेक्शन करना होता है? फर्स्ट जो डाटा कलेक्शन है इट हैज़ टू बी डन बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेकेंडली हाफ ऑफ द सैम्पल्स शुड बी टेकन फ्रॉम द फर्स्ट 2 वीक्स। पहले 2 वीक्स में से हाफ सैम्पल्स को विड्रॉ करना है एंड नेक्स्ट हाफ फ्रॉम द रिमेनिंग 2 वीक्स वी हैव टू कलेक्ट द डाटा, राइट। वी हैव अ क्राइटेरिया ऑफ 27 पॉइंटर्स या 27 एट्रीब्यूट्स फॉर चेकिंग और फॉर डूइंग द ऑडिट, लाइक ओपीडी रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन्ड है या नहीं है, नेम कंप्लीट लिखा हुआ है या नहीं, एज लेस देन 5 है या मोर देन 5, इफ लेस देन 5 तो मंथ्स में मेंशन्ड है, वेट ऑफ द पेशेंट क्या है अगर बच्चा है वो, डेट ऑफ कंसल्टेशन क्या है, जेंडर कौन सा है, हैंड राइटिंग पढ़ी जा रही है, ब्रीफ हिस्ट्री मेंशन है या नहीं, कोई एलर्जी स्टेटस है या नहीं, एग्जामिनेशन कोई किया गया था या नहीं, डीडी या डायग्नोसिस कुछ बताया हुआ है, वी हैव रिटन द मेडिकेशन इन द जेनरिक नेम जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, या फिर वो दवाइयाँ जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिल रही है, ड्यूरेशन कितना है ट्रीटमेंट का लिखा गया है या नहीं है, कब रिव्यू के लिए आना है पेशेंट को, फॉलोअप का बताया हुआ है या नहीं, अगर रेफरल की बात करी जा रही है तो रेलेवेंट क्लिनिकल डिटेल्स या रीज़न बताया हुआ है या नहीं, फॉलो अप एडवाइस क्या है, डूज एंड डोंट्स क्या हैं ये बताना है, जो एलिजिबिलिटी है वो पढ़ने लायक है या साइन किया गया है या नहीं किया गया, दवाइयाँ हैं वो क्या हम असेंशियल मेडिसिन लिस्ट के थ्रू दे रहे हैं, जो दवाइयाँ हैं वो हमारी डिस्पेंसरी में अवेलेबल हैं, विटामिन्स टॉनिक्स या फिर एंजाइम्स कितने दिए गए, कितने एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए गए, क्या जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करे गए वो हमारी एंटीबायोटिक पॉलिसी के थ्रू दिए जा रहे हैं, या कितने इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट्स की कराई गई, कितने इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब हुए हैं, या नंबर ऑफ द मेडिसिन्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड। सो दीज आर द टोटल 27 एट्रीब्यूट्स या क्राइटेरिया जो हम रेफर करते हैं while doing a prescription audit. These are the attributes which are provided generally by the WHO and we need to follow this to come up to a conclusion, right? आफ्टर वी गॉट द एट्रीब्यूट्स हमें क्या करना है, अब डाटा को एनालाइज करना है। तो डाटा को एनालाइज कैसे करोगे? आपने कैलकुलेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, नाउ आप येस या नो में आप एनालाइज करते रहोगे एंड यू विल मेक अ एक्सेल। सो वंस वी हैव मेड एन एक्सेल शीट या हम एट्रीब्यूट्स को येस नो में कर रहे हैं, तो देन वी हैव टू फाइंड आउट एनी 2 लोएस्ट परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट्स, जो भी कोई ऐसे 2 परफॉर्मिंग, क्योंकि एट अ टाइम हम 5 एट्रीब्यूट्स कंसीडर नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर आपको कितने भी एट्रीब्यूट्स मिलते हैं उसमें से जो 2 लोएस्ट परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट्स हैं आपको उनको आइडेंटिफाई करना है एंड उनके लिए आपको एक एक्शन प्लान प्रिपेयर करना है। So this is how the data analysis and calculation is done. Like criteria क्या है, OPD registration number mentioned है या नहीं, this is just a sample example जो मैं आपको put कर रही हूँ। This is P1 is prescription first, second prescription, third prescription, fourth prescription, fifth prescription. So these are the different prescriptions जिसमें हमने अभी जो 27 criteria देखे उसमें से मैं कुछ criteria देख रही हूँ जिसमें वो percentages check कर रहा है, जो हमारा एक इंडिकेटर था कि कंप्लीट नेम है, रजिस्ट्रेशन नेम है, जो हम पिछले पेज पे पढ़ के आए हैं। तो येस ओपीडी नंबर सब में मेंशन था, नेम एक आधे में कंप्लीट नहीं था, एज भी किसी एक में नहीं थी बाकी था, ये भी डेट ऑफ कंसल्टेशन था, जेनरिक्स भी दिए गए थे सारों में, हैंड राइटिंग किसी में पढ़ी नहीं जा रही थी, सिर्फ एक में येस आया है। तो मतलब हमारा हैंड राइटिंग बिकम्स अ low performing attribute. Are we able to get that? How we select the low performing attribute? कि तुमने 10-15 या जितने भी तुम्हारे प्रिस्क्रिप्शन हैं उनको कंपेयर करा, सारों को yes no कर दिया एंड जिसका मैक्सिमम
परसेंटेज आएगा लो परफॉर्मिंग का, हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। लाइक इसमें हमने कैलकुलेशन कैसे करा, आपको फॉर्मूला लगाना होता है नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस with the OPD registration upon the total number of the prescriptions which are audited into 100। like इस केस में 5 ही हमने ऑडिट करे और 5 का ही प्रिस्क्रिप्शन हमें मिला जिसके अंदर OPD रजिस्ट्रेशन था। सो 5/5 into 100 becomes a 100%। बट इन केस ऑफ लेजिबल हैंड राइटिंग हमें क्या करना है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा पेशेंट था जिसके अंदर या प्रिस्क्रिप्शन था जिसमें येस था, बाकी चारों में नो था, तो 1/5 बिकम into 100 becomes 20। सो दिस इज अ लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट या दिस इज अ लो परफॉर्मिंग इन दिस कैटेगरी। तो आपको कोई 2 ऐसे सिलेक्ट करने होते हैं एट दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ टाइम to analyze and to improve। So this is the funda of doing a prescription audit, right? सो वंस यू हैव ऑडिटेड, आपने पूरा एक्सेल शीट बना लिया, आपको सारे परसेंटेज मिल गए, लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट मिल गए। नाउ यू हैव टू टेक द एक्शन एंड मेक द इम्प्रूवमेंट्स। आपने लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने रूट कॉज निकालना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है या वाई एनालिसिस करना है कि ये हुआ क्यों हुआ, नॉट किसने किया, क्यों हुआ, वाई एनालिसिस, वाई एनालिसिस करना है। एंड एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाना है, 3 महीने का टारगेट लेके, 6 महीने का टारगेट लेके फॉर द री ऑडिट। एंड उससे आपको क्या करना है, जो भी आपको फाइंडिंग मिली है वो आपको एक कमेटी के अंदर अपने सारे हॉस्पिटल में सारे फिजिशियंस को अपना प्लान एक्सप्लेन करना पड़ेगा सो दैट दे कैन इम्प्रूव एंड राइट अ बेटर प्रिस्क्रिप्शन एंड वील सी फॉर द PDCA प्लान्स। एंड फिर आप उस इम्प्रूवमेंट पे सस्टेन करेंगे। सो दिस इज हाउ द टोटल ऑडिट शुड बी कंडक्टेड। प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट का भी हम स्कोर निकालते हैं। जैसे जो 2 लो परफॉर्मिंग एट्रीब्यूट मिले, सपोजिंगली हमारे को ऐसे 2 मिले जिसमें असेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अकॉर्डिंग दवाई नहीं दी जा रही और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस नहीं अवेलेबल हैं। तो जब हमने ऑडिट किया जनवरी में तो हमें 20% में मिला और 0% में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन मिला। तो नेक्स्ट मंथ में जब आप फिर ऑडिट करोगे तो 35%, मतलब इट इज़ इम्प्रूविंग। 0 to 20 हो जाएगा, 35 to 45, 20 to 48, 45 to 72। in every month you will see the improvement। so this becomes your prescription audit score। तो इसको क्या बोलते हैं हम, prescription audit score बोलते हैं। now I move forward to the PDCA cycle। it is plan, do, check and act। हमने क्या प्लान करना है, who, what, where, when। तो who can do improvement, what improvement can be done, कहाँ करनी चाहिए, एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको इश्यूज को कैसे टैकल करना है। Then you have to analyze the information कि क्या वर्क किया आपके लिए, क्या वर्क नहीं किया, मतलब क्या एट्रीब्यूट्स अच्छे निकले, क्या अच्छे नहीं निकले, आपको किसको चेंज करना है, किसको अडॉप्ट करना है, किसको अडेप्ट करना है, किसको अबेंडन करना है। अब आपको एक्ट करने के लिए न्यू नॉलेज प्लान क्या है आपका नेक्स्ट फेज के लिए। जब नेक्स्ट फेज हम करने वाले हैं री ऑडिट का, तो क्या अमेंडमेंट्स करनी चाहिए। एंड देन व्हाट आफ्टर वी डू द PDA साइकिल, वी टेल ऑल द फिजिशियंस और ऑल द डॉक्टर्स हु आर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिकेशंस, दीज आर द सजेशंस विच वी वांट टू मेक कि आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल नहीं आ रही या जेनरिक्स नहीं लिखे जा रहे। सो जो भी लोग ये डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, दीज मस्ट बी द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, बट नॉट एवरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज गुड इनफ टू नो अबाउट द प्रिस्क्रिप्शंस इन डिटेल। तो हम क्या करते हैं, हम ओवरऑल एक प्रोजेक्ट का उनको ओवरव्यू देते हैं कि डाटा कलेक्टर क्या करने वाले हैं, कब काम शुरू करेंगे, कब ख़त्म करेंगे, कितने डेज लगेंगे, क्या आपको कोई कॉम्पनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम कितनी साइट्स पे विजिट करने वाले हैं। सो व्हाट वी डू ब्रीफिंग, एंड वो अप्रॉक्स 1 घंटे के लिए रहता है कि डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कौन सा एक एरिया में। यू कैन डिस्टर्ब अ होल हॉस्पिटल फॉर द डाटा कलेक्शन, देयर मस्ट बी अ डिफाइंड एरिया जहाँ पे आप डाटा कलेक्शन करने वाले हैं। ऑल ड्रग्स मस्ट बी रिकॉर्डेड वेदर डिस्पेंस्ड और नॉट, आप ये चेक करेंगे। आप उन्हें 10 सैम्पल केसेस समझाएंगे या दिखाएंगे एंड उसमें से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करवाएंगे। एंड फाइनली फिर आप उन्हें 10 और देंगे एडिशनल फॉर देम टू प्रैक्टिस। Then we have to collect the other indicators like essential medicine list है या नहीं है, formulary है, standard treatment guideline है या नहीं है। आपको फील्ड विजिट कराना पड़ेगा उनको 1-2 बारी के लिए कंप्लीट सेटअप के अंदर, सो दैट एक टेबल रिपोर्ट, एक समरी बना पाएँ वो लोग। ये सब करने वाले हैं आप। दिस इज द टोटल थिंग जो आपको कुछ ड्यूरेशन के अंदर आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा फॉर द कंडक्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, लाइक 1 दिन 2 दिन, जितना भी आपको मॉडल ट्रेनिंग कोर्स कराना होता है डाटा
कलेक्टर्स को, बिकॉज नॉट एवरी पर्सन हु इज़ अ डाटा कलेक्टर इज़ अ डॉक्टर, राइट। तो आपको बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल लेने होते हैं, लाइक नर्सिंग स्टाफ लेंगे, फार्मेसी वाले लोग ले सकते हैं, या कोई भी इन्वॉल्व इंसान हो सकता है जो हॉस्पिटल से ही हो, बट he or she must not be knowing about the prescription audit. So you must conduct this before doing an audit, right? So with this I come forward to the final step, which is the follow up of the audit. So once the audit is done, we have to follow it up on the regular basis, like every monthly it can be done, or every 3 monthly or 6 monthly it can be done. It depends upon the healthcare set. टर्शरी सेंटर है तो आप हर महीने कंडक्ट करा सकते हैं। हमने जनवरी में फॉलो अप करा, तो जनवरी में हमें ये पता लगा कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से 0 है। फिर फेब में इम्प्रूवमेंट आई, मार्च में दिस बिकम्स मोर इम्प्रूव, देन अप्रैल में और इम्प्रूव। सो यू नीड टू एनालाइज इट ओवर द पीरियड एंड इंश्योर कि इम्प्रूवमेंट चल रही है या नहीं चल रही है। समटाइम्स व्हाट वी डू इज़ कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप्स के अंदर इतना कोई स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया या फिर ऐसा प्लान फॉरवर्ड कर देते हैं जो वहाँ के लिए पॉसिबल ही नहीं होता है। तो वी नीड टू गो स्लो एंड कीप गोइंग कॉन्टिन्यूसली रादर देन कमिंग टू द फास्ट कंक्लूजन्स, राइट। तो आपको ऐसा कोई भी प्लान नहीं देना है जो उस सेटअप या उस एरिया के लिए पॉसिबल नहीं हो। समटाइम्स वी एम अ लिटिल हायर which is also not required in these cases, right? So this is all for today's lecture. So like, share and subscribe. Thank you so much. With this I complete the topic on prescription audit. So bye bye, take care, bye bye.